हमारी बाप दादाओं की ज़मीन आज की तारीख में जो भी है वो खेत बिखरे हुए हैं और एक खेत से एक खेत का डिस्टेंस अराउंड कहीं कहीं तो एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 किलोमीटर दूर भी है गांव के अंदर। हमारे खुद अपने खेत जो है, एक खेत अगर ये साइड में है तो दूसरा खेत उससे 1 किलोमीटर दाएं बाएं है। तो इन खेतों में खेती करना, ऊंची जगहों पर बंदरों का और ये जो है जानवरों का आतंक जो हो रहा है उससे उनको फसल को बचाना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के मैंने 1985 में अपने गांव के जो है फसल के प्रोडक्शन के डाटा निकाले। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1985 में 52 रुपया किलो बैठी। तो हमारा यदि वो खेत एक साथ चेक में होते तो शायद वो 5-4 रुपया किलो बैठता। इतनी दूर हलिया हलबेल लेकर के जाना, हर खेत को मेंटेन करना, उन जगहों तक ये आपका गोबर वगैरह पहुंचाना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई और उसके बावजूद फसल जो है वो ढंग से घर ना आ पाना, बंदर सूअरों से बर्बाद हो जाना, क्योंकि हम उसको अगर घेर बार जो चेक में अगर जमीन होती तो हम कुछ करते। सपोज मेरे जो दादाजी थे उनके पास 300 नाली जमीन थी, 2 भाइयों के पास। वो जमीन आगे उनमें बटी तो 150-150 नाली उनके पास जमीन आई। फिर उसके बाद जो जमीन है, मेरे पिताजी लोग 3 भाई हैं, तो हमारे जो दादाजी के 150 नाली वो 3 भाइयों में बटी, तो 50-50 नाली मेरे पिताजी और चाचा जी और ताऊ जी में बटी। तो उसके बाद आज जो जमीन है हम 3 भाइयों में आई है। पिताजी का 50 नाली का जो जमीन थी वो मुझे 15 या 20 नाली के बीच में मेरे को मिली है। तो 20 नाली जो मुझे मिली है, मैं उसका आज कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो ज़मीनें जो हैं 20 नाली भी मेरे पास क्या है, 20 जगह या 25 जगहों पर वो छोटे छोटे आधा नाली और 1 नाली के खेत मेरे पास बहे। तो वो चक्कू में नहीं होने की वजह से मैं उसमें कोई भी रोजगार परक कार्य आज नहीं कर सकता हूँ। समस्या है, स्वीकार्य है, पर समस्या का कोई समाधान नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जानकार एक मत है कि इस समस्या के समाधान की पहली और मजबूत सीढ़ी है चकबंदी। तो चकबंदी ये है कि हमारे जो 10 जगहों 15 जगहों में जो या 20 जगहों में जो हमारे खेत अलग अलग बिखरे हुए हैं, उन खेतों को हम आपस में किसी तरीके से एक साथ ले आए तो वो हमारा एक चक में आ जाए। सपोज हमारी 15 खेतों की 10 नाली जमीन होती है, वो 10 नाली जमीन अगर आदमी को एक साथ मिल जाएगी, वो दैट इज नोन एज ए चक। तो वो जो कंसोलिडेटेड वे में खेती हो जाने से उसका मेंटेनेंस वगैरह बहुत इजी हो जाएगा। अब इसकी आवश्यकता ये है कि प्रोडक्शन इससे बढ़ेगा, मेंटेनेंस इससे इजी हो जाएगा। उसके बाद आदमी जो है उसमें अपने हिसाब से कौन सी क्रॉप मैंने इस वक्त, क्योंकि वरना जब बिखरे खेतों में तो समाज के हिसाब से चलना है इसको, क्योंकि अभी क्या लोग कह रहे हैं, लोग किस तरह से उसमें मेंटेन कर रहे हैं वहां पर अपने खेतों को, उसी तरीके से अपने खेत हमें भी मेंटेन करने होते हैं। अगर जमीन चेक में होती है तो हम अपना एक अलग से प्रोजेक्ट बना सकते हैं उसके अंदर, और वो प्रोजेक्ट इतने वाइबल हैं आज की तारीख में। लो कॉस्ट हाई प्रोडक्शन ऐसी क्रॉप्स आ गई हैं कि कम से कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हो, तभी ले सकते हैं जब हमारे पास में चक एक साथ हो। तो इसके मल्टी बेनिफिट्स हैं। अगर चकबंदी हुई होती तो हमारा जो पहाड़ का युवा है जो आज होटलों में बर्तन मांजने जा रहा है, अगर वो कोई 10वीं पास है, 12वीं पास होके वो पहाड़ से निकल जाता है, तो उसका कारण यह है कि खेत इकट्ठा नहीं है। खेत इकट्ठे होते तो वो अपने खेतों में बागवानी लगाता, कुछ एग्रीकल्चर का काम करता, कुछ होम स्टे का काम कर सकता था, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसके लिए होती, लेकिन नहीं है। सालों से समस्या को अनदेखा करने के कारण और निदान के लिए कईयों की सहमति की जरूरत उत्तराखंडियों की भूमि को गोल खाते के भंवर में डुबो रही है। गोल खाता को आप मोटा मोटी एक ऐसे अंदाज में लीजिए, हमारा सपोज एक जॉइंट अकाउंट है बैंक में, उसमें अगर 10 लाख रुपया है और उसमें से कोई एक व्यक्ति ये कहता है, एक मेंबर का ये कहता है कि साहब मेरा जो शेयर है इसमें 2 लाख का, वो 2 लाख रुपया मुझे दे दिया जाए और मैं इससे आगे जो है ये अपना उसका जो भी प्लान है वो उस प्लान से हिसाब से एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो उसका जो शेयर इस जॉइंट अकाउंट में है वो मांग रहा है तो उसे मिलना चाहिए। एग्जैक्टली यही चीज हमारे जो खेत हैं वो गोल खाते, उसको गोल खाता कहते हैं, वो जॉइंट अकाउंट के अंदर है। अब हमारे जो गोल खाते के अंदर में अगर 10 नाली जैसा उसका, वो हमने बताया कि उसका 2 लाख रुपया था 10 लाख के अंदर, वो शेयर उसको मिलना चाहिए। इसी तरह से हमारी जमीन जो 100 नाली के अंदर में अगर 10 नाली अलग है तो 10 नाली हमको मिलनी चाहिए अलग।
ताकि हम उसका कुछ करें। लेकिन वो गोल खाते में इन्होंने इस तरह से कंफ्यूजिंग कंडीशन में डाल रखा है कि वो जमीन हमको नहीं मिलना, ये इलीगल है, मिलना लीगल था। अगर नहीं मिलने के कारण अब लोग जो हैं वो जमीन को फ्रॉड कर रहे हैं और कई लोगों ने अपनी जमीनें जो है धोखे से बेचना शुरू कर दिया है। ब्रोकर्स को, इनको उनको, कई हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये हुए हैं, क्योंकि जमीन की वैल्यू तो सबको पता है। लेकिन जिसकी जमीन टुकड़ों टुकड़ों में बिखरी पड़ी है, उसको वो एक साथ ना मिलने के कारण वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि वो कहता है मैं अपने खेतों को बेच दूं तो मैं कहीं कम से कम कुछ भी पैसा मिलेगा तो कहीं और जगह तो इन्वेस्ट करूंगा। उसके पास और स्कोप नहीं है ना, वो कर तो सकता नहीं। यहाँ बंदर, गुणी, सुंगर, ये वो 50 प्रॉब्लम यहाँ है। समय के साथ चकबंदी की अहमियत को सरकार ने भी माना, कानून बना, देर सवेरे ही सही, नोटिफिकेशन भी हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की प्लानिंग में कहीं कोई कमी जरूर है। जो चकबंदी एक्ट यहाँ पर 2016 में बना, वो एक्ट आगे लागू नहीं हो पाया 4 साल तक, क्योंकि उसकी नियमावली नहीं थी। तो एक्ट तो है, लेकिन उसको लागू करने के लिए जो नेक्स्ट जो उसका बेस होता है नियमावली, मैनुअल, वो मैनुअल इनके पास में हाँ आप करेंगे तब करेंगे कहते कहते वो इतना टाइम निकल गया कि उसमें फिर फाइनली हमें बहुत दाएं बाएं से प्रेशराइज्ड वे में काम करना पड़ा और वो मैनुअल 2020 में पास हुआ कैबिनेट से। पास होने के बाद में अब उसको लागू करने के लिए फिर ऑफिसर्स की टीम भी दी गई, स्टाफ। तो वो राजस्व डिपार्टमेंट से, डीएम से लेकर के नीचे पटवारी तक को उनको उसमें पूरा पोर्टफोलियो दे रखे हैं। कानून एक और, लेकिन स्वयं भूमालिक भी इस कानून का लाभ ले सकते हैं। 1985 से चकबंदी जन जागरण के लिए काम कर रहे केवलानंद तिवारी ने उत्तरांचल द्वीप के कैमरे पर विस्तार से बताया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी जमीन को अपने नाम पर करवा सकता है। आज की तारीख में क्या होता है, खेत गोल खाते में है तो गोल खाते में होने से कोई भी आदमी उस खेत को बेच दे रहा है, क्योंकि उसके हकदार बहुत हैं। अगर उसका व्यक्तिगत हो जाता है तो अब दूसरा आदमी उसको बेचना का चाहेगा तो उससे रिटर्न परमिशन लेना होगा, क्योंकि वो उसका व्यक्तिगत है। और व्यक्तिगत होने से गवर्नमेंट जो है उसको एक रेवेन्यू लेती है। एक जैसे उसको कहते हैं ना, खेत इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है तो उसका एक जो है वो रजिस्ट्री चार्ज गवर्नमेंट उसे लेती है। लेकिन चकबंदी एक्ट के तहत ये फ्री में होता है। तो फ्री में होने का ये लोगों को फायदा होगा कि भाई वो अपने खेतों को व्यक्तिगत अगर कर लेते हैं फ्री में तो वह आगे जैसा चाहे वैसा उसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो प्रॉब्लम है, वो तो खेत गोल खातों में फंसे हुए हैं तो उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हम चाहते हैं उनको मॉडल दिए जाएं कि वो अपने भाइयों के बीच में, जो पिताजी ने उन लोगों को जमीन दे रखी है कि ये खेत तेरा, ये खेत तेरा, ये खेत तेरा, तो वो आपस में ये कहें कि भाई ये खेत जो आज की तारीख में हमको भाइयों को मिला हुआ है, अलग अलग हम हल चला रहे हैं इनमें और खेती कर रहे हैं, इनको हम पहले तो गोल खातों से निकाल करके व्यक्तिगत करें। वो जो जॉइंट अकाउंट में है, गोल खाता मीन से जॉइंट अकाउंट में है, जॉइंट अकाउंट से इसको पहले हम व्यक्तिगत करें। व्यक्तिगत करने का ये तरीका है कि आपका खेत जो पिताजी ने आपको दिया था वो खेत में मैं एनओसी दे देता हूँ कि मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके नाम पर आप करवा लो तहसील से। और मेरे खेत में जो मैं कर रहा हूँ इसमें आप भी लिख के दे दो कि मेरा भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये खेत आज के बाद से मेरे इस भाई का ही हुआ। और ये हम मैटर जो है तहसील में इन राइटिंग दे दें और तहसील उसको हमारे नाम पर व्यक्तिगत कर दे। इसके साथ में 2-4 खेत अगल बगल के भाई लोग भी अगर मानते हैं, और भी जो हमारे ही तो क्लान के लोग हैं वो हमारे ही गोल खाते के लोग हैं, उसमें दूसरे खाते, तीसरे खाते भी इन्वॉल्व में, एक एक गांव के अंदर में 8-8, 10-10 खाते हैं। हमारी एक जमीन जो है वो एक ही, मतलब हमारी जमीन एक ही खाते में नहीं है, कई खातों में है। तो इस तरह से हम उनके साथ में भी टाई अप करके कि भाई किस तरीके से आप अपने खेत हमको दे दो। और मेरी सपोज 10 नाली जमीन बनती है गाँव के अंदर, इस वक्त 3-4 आदमियों ने मिल करके जो खेत दिए हैं वो टोटल मेरी 2 नाली हो गई। तो 2 नाली हो गई तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि साहब ये 2 नाली जमीन जो है मेरे व्यक्तिगत नाम पर कर दिए, 8 नाली जमीन बाकी रही। 8 नाली के लिए मैं उस एरिया में फिर उधर के लोगों के साथ में फिर डिस्कस करता हूँ और उनके साथ में भी वो आपसी सहमति से यदि मुझे कुछ वहाँ दे देंगे तो 3 नाली, 2 नाली, 4 नाली का जो मेरा दूसरा प्लॉट बनेगा वो मेरा वहाँ भी बन जाएगी। थोड़ा सा 10 नाली मेरी एक साथ नहीं भी होगी तो 3 जगह 4 जगहों में हो जाएगी। अगर हमारी इस तरह से भी हो सकती है तो गवर्नमेंट भी इसमें जो है सोचने लगी जाएगी कि भाई ये तो व्यक्तिगत खुद ही करने लग गए हैं,
तो करने लगते हैं तो एक क्या कहते हैं उसको कंपलसरी भी तरीके से कहीं मॉडल के तौर पे वो गांव को डायरेक्ट भी ले सकती है फिर। तो इस तरह से एक बेस जो है हमारा कैसे बने ये हम अभी प्लान कर रहे हैं। आपको पटवारी के पास आप जाते हैं, किस लिए जाते हैं पटवारी के पास? पटवारी के पास आप इसलिए जाते हैं कि जो खेत नंबर जो हमें दिखाया है, जो हम खरीदना चाह रहे हैं, वो खेत नंबर वही है जो मौके पे है। जब मेरी रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री में खेत नंबर और खाता संख्या 2 चीजें होती हैं। खाते के अंदर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल खाता होता है, उस खाते के अंदर उसकी टोटल जमीन जितनी है उस जमीन का डेटा होता है, और साथ में जो खसरा नंबर होता है, खेत नंबर होता है, वो मौके की स्थिति को दर्शाता है कि जिस मौके पर वो आदमी हमें जमीन बेच रहा है वो खसरा नंबर वो है कि नहीं जो हमें बेच रहा है। अगर वो दोनों मैच करती हैं, ये काम पटवारी का है। आप पटवारी के पास जाते हैं और पटवारी खुद आते हैं या अपने अमीन उनको बोलते हैं, हमारी पहाड़ की भाषा में या जनरल जो जमीन खरीद फरोख्त की लैंग्वेज में जो बात करी जाती है, वो अमीन मौके पर आते हैं और उस जमीन की पैमाइश और वो मैच करता है जो खातों में है और ये मौके पे है। वो पूरे गांव का नक्शा होगा, गांव के नक्शे में से वो पर्टिकुलर खेत पे आएगा और उस खेत नंबर को उस मैप से मैच करेगा। अगर वो सेम चीज है तो फिर दैट इज ओके, तो उस खेत में फिर वो ले सकता है। पहाड़ों में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर बढ़ रहे धोखाधड़ी के मामलों का भी सीधा संबंध इसी समस्या के साथ है। जब गोल खाते में ज़मीन होती है तो जॉइंट अकाउंट होता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जॉइंट अकाउंट को लेके, जॉइंट खेती को लेके, उसमें किसी का इंडिविजुअल नहीं है। अगर कोई खेत है, माना पहाड़ में कोई खेत है और उसके 20 खातेदार हैं, तो 20 खातेदार होने से वो कोई इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता, उसमें इतने लोगों की ऑनरशिप होती है। ये तो गोल खाते की बात रही। अब जब हम गोल खाते से इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं खरीद फरोख्त को लेके, तो ये यहाँ जुड़ता हुआ दिखता है कि जब खरीद फरोख्त होती है और मेरे नाम से कोई ज़मीन है और उसमें मेरे जो मेरे परिवार के लोग हैं उनका भी नाम है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं इस ज़मीन से अपने हिस्से को बेच दूँ, क्योंकि मेरा इंडिविजुअल तो मेरे पास वो नहीं है, और लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से मेरी अथॉरिटी जितना मेरे नाम से ज़मीन है उतनी है। तो ये मैं बचने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं बेच लूँगा तो कुछ मॉनेटरी मुझे प्रॉफिट हो जाएगा और इस कंजेशन से मैं बच जाऊँगा। इस वजह से ये एक इंटेंशन इंसान का बनता है कि मैं इस ज़मीन को बेच के निकलूँ और कहीं और लूँ तो एटलीस्ट वो मेरी इंडिविजुअल तो होगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं उसको पुशअप, उस ज़मीन को बेचने का पुशअप मिलता है। तो ये कहीं डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, गोल खाता और ज़मीन का खरीद फरोख्त। आम लोगों के बीच में जागरूकता और उससे उपजे सहयोग की भावना उत्तराखंड चकबंदी मंच के जन जागरण अभियान की भी नींव है, लेकिन सरकार की अहम भूमिका के बिना इस अभियान का पूरी तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचना थोड़ा कठिन है। चकबंदी जो है कुछ लोगों को पता है, जो थोड़ा सा सोशली अवेयर है, थोड़ा बहुत लैंड के बारे में जिनको पता है कि लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, जो बिखरे खेत है, तो बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को पता है। लेकिन मोस्टली जो पीपल है पहाड़ का, वो उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता ये एक टेक्निकल वर्ड क्यों यूज किया जाता है और इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे ग्राउंड रियलिटीज़ में। तो वो जो है एक जन जागरण के बाद ही हो पाएगा और जिसकी बहुत ज़रूरत भी है। तो उसको हम डिफरेंट जो मीडिया हैं आज पत्राचार के और किसी को अपनी बात अभिव्यक्ति के द्वारा किसी को कुछ चीज़ें समझाने की, तो उसमें देखो मेन तो हम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास एक फेसबुक पेज है हमारा चकबंदी मंच उत्तराखंड, उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो तिवारी जी ने जो पिछले 40 साल में चकबंदी के लिए काम किया है और चकबंदी को जो डिफाइन किया है, उन लेखों को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। चकबंदी में सरकार तो ये कहिए कि होलसेल है, सरकार एक एजेंसी नहीं है, सरकार अपने आप में एक सब कुछ है। वो चाहे उसको अगर समझ में आ जाए तो वो उधर नो टाइम एक नोटिफाई करके पूरे गांव को कि भाई ये गांव में हम चकबंदी करेंगे, तो वो गांव का पूरा जो है आपका रिकॉर्ड वो ले करके अपने जो उनके रिकॉर्ड वाले हैं राजस्व डिपार्टमेंट को वहाँ लगा करके और परिवार वाइज वो कंप्लीटली विद नो टाइम ये सब निकल सकता है। जब हमने निकाल के रखा है, हम खुद अपने बाप दादाओं की ज़मीन को कैसे हम चकू में लाए, हमने ये अवेयरनेस हम दे रहे हैं लोगों के बीच में, तो सरकार है। सरकार चाहे तो वो हमसे भी वो ले सकती है, क्या कहते हैं, वॉलंटियरली सपोर्ट ले सकती है गांव वालों से कि भाई बताओ तुम्हारे गांव में कैसे करना है। तो कोई हमारे गांव में आए, हम बताएं, हमने तो गांव वालों की पूरी ज़मीन अलग अलग निकाल के भी रखी हुई है। तो सरकार का सपोर्ट बहुत क्रूशियल है, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इसमें जो है
जो लोग थोड़ा सा इसमें ये कह सकते हैं कि यार चकबंदी कैसे होगी, क्यों होगी, मेरा अच्छा खेत इधर का उधर हो सकता है, ऐसा वैसा जो लोगों की भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां भी सरकार जो है उनको एक ऑर्डर के तहत कह सकती है कि नहीं, जो हम करेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, चलिए इसको। तो सरकार का इसमें आगे आना बहुत जरूरी है, सरकार का सपोर्ट चाहिए।